डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है साक्षरता और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम लोग देखेंगे कि साक्षरता है क्या, इसकी परिभाषाएं क्या है और साक्षरता को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करता है। ठीक, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन या परिचय कि साक्षरता का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, वो किस प्रकार से योगदान देता है, क्या उसका महत्व है और क्यों आवश्यक है। ये जो साक्षरता है ये क्या है, एक प्रकार का गुणात्मक विशेषता है जो मानव के पास होता है, यानी कि जो मानव क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उनके पास होता है। और जो शिक्षा प्राप्त नहीं करता उसके पास ये जो साक्षरता नाम का गुण है वो नहीं होता। ये जो शिक्षा है इसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, साक्षरता होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, ये सभी क्षमता को क्या करते हैं, विकसित करते हैं और विकसित करके फिर एक सफलता हासिल करते हैं। और ये जो साक्षरता है वो किसी भी देश की आर्थिक स्तर, उसकी सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, उसकी विकास, ये सभी को क्या करता है, निर्धारित करता है, उसको प्रभावित करता है और उसमें योगदान देता है। हम लोग किसी भी समाज की बात करें, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो या विकसित हो, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो साक्षर ना हो। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, लेकिन साक्षर होना भी जरूरी है। केवल पढ़ने से ही कोई व्यक्ति साक्षर नहीं होता। जो पढ़ रहा है उसको लिखना भी सीखना है और लिखने के साथ साथ भी उसको समझना भी जरूरी है, तभी वो व्यक्ति साक्षर है। अदरवाइज वो साक्षर नहीं है, केवल शिक्षा प्राप्त किया है। कई देशों में इसकी जो मापदंड है वो अलग अलग होता है, जो आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग देखते हैं साक्षरता का अर्थ, ये होता क्या है। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो साक्षरता है वो पढ़ने लिखने के लिए एक कला है, एक न्यूनतम स्तर है कि एक व्यक्ति जो पढ़ना जान डालता है और जो पढ़ता है उसको लिखना जानता है, वो साक्षर है सामान्य दृष्टिकोण से। ठीक, लेकिन विश्व में क्या है, इसकी अलग अलग मापदंड है जिसके आधार पर व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। हम लोग देखेंगे तो हमारे भारत में अलग साक्षरता स्तर होगा, किसी अन्य देश को देखेंगे तो वहां पर साक्षरता स्तर अलग होगा और वहां का मापदंड अलग होगा। तो प्रत्येक देश में अपना साक्षरता स्तर का एक अलग मापदंड होता है जिसके आधार पर व्यक्ति को साक्षर या असाक्षर क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो विश्व में कुछ देश है जहाँ पर क्या मान्यता रखी है, एक व्यक्ति जो लिखना जानता है, पढ़ना जानता है और गणितीय गणना करना जानता है तो उसको साक्षर माना जाता है। जबकि कुछ देशों में क्या होता है, विकसित देशों में जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले को साक्षर माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसकी मापदंड है। और यहीं पर हम लोग देखें कि विश्व के कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर मौखिक वार्तालाप के क्षमता के साथ साथ लिखना, गणितीय गणना और गणितों को हल करना, इन सभी की क्षमता हो तभी वो साक्षर माना जाएगा या साक्षरता का द्योतक माना जाता है। अदरवाइज यदि उसको वार्तालाप करना आता है, लिखना आता है लेकिन गणितीय क्षमता नहीं है तो वो असाक्षर माना जाएगा। इस प्रकार से भी कुछ क्षेत्रों में नियम है या उसका मापदंड है। और हम लोग देखिए असाक्षरता या इलिटरेचर या इलिटरेसी, इसकी परिभाषा क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, ये क्या है, असाक्षर है, इलिटरेट है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का साक्षरता का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो पढ़ने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ उसको लिखना भी जान जाए और गणना भी कर ले, वही व्यक्ति क्या है, साक्षर है। अब हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। तो हम लोग परिभाषा जो देखेंगे वो अपने भारत के अनुसार साक्षरता की परिभाषा देखेंगे कि भारत में साक्षरता का क्या परिभाषा है या भारत में किसको साक्षर कहा जाता है। तो भारत के अनुसार जो व्यक्ति 7 वर्ष का हो जाओ या उससे अधिक हो उम्र में, ठीक, और 7 वर्ष के या उससे अधिक उम्र होने के साथ साथ ही वो व्यक्ति पढ़ना प्लस लिखना और जो बातें हैं उसको समझ सके, भाषा को समझ सके, तो वह व्यक्ति क्या है, साक्षर है। और साथ साथ ही उसको कुछ अंकगणितीय परिकलन या जोड़ना घटाना जो भी है वो भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत, है ना। तो तभी वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा।
ठीक। तो हमारे यहाँ का क्या है, व्यक्ति 7 वर्ष से कम उम्र का ना हो, 7 वर्ष से अधिक उम्र का हो, उसको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए और कुछ अंकगणितीय गणना भी आना चाहिए, तभी वो भारत में साक्षर कहलाएगा, नहीं तो वो असाक्षर की श्रेणी में आता है। ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि आप साक्षरता निकालेंगे तो किसके बीच में निकलेगा, 7 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उनसे लेकर के आपके जो बुजुर्ग तक के व्यक्ति है उनका आप लोग निकालेंगे कि साक्षरता दर क्या है। उससे नीचे वाले बच्चे जो है पढ़ रहे हैं उसको आप लोग साक्षरता में नहीं ले सकते। ठीक। तो ये हो गया भारत में साक्षरता की परिभाषा। अब हम देखेंगे साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक की। तो पहले हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। आप सभी लोग देखेंगे कि जो साक्षरता है वो किससे प्राप्त होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। और एक व्यक्ति यदि अच्छे अर्थव्यवस्था के समाज में रहता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, अधिक साक्षर होता है। और निम्न अर्थव्यवस्था के समाज में रहेगा या निम्न प्रकार के अर्थव्यवस्था में रहेगा तो वो क्या है, जीवन निर्वाह कार्य करेगा और असाक्षर रहेगा, निरक्षर रहेगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है, कुछ निर्वहन मूलक होता है, कुछ आप लोग का क्या होता है जो आपके जीवन स्तर को उच्च रहता है। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार भी निर्धारित करता है। यदि आप लोग अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर कम साक्षर बच्चे देखने को मिलते हैं या कम साक्षर लोग देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाहन के लिए काम करने के लिए ज़्यादा जाते हैं और पढ़ाई वगैरह कम करते हैं या बाहर चले जाते हैं ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। और वही हम लोग देखेंगे उच्च अर्थव्यवस्था वाले लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने काम वगैरह को कम करते हैं और अपने साक्षरता को पहले देखते हैं। इसके बाद जैसे ही साक्षर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, अपने काम को देखते हैं। तो इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो किस प्रकार से है वो भी निर्धारित करता है। यदि उच्च स्तर के है तो वहाँ साक्षरता अधिक देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था का प्रकार निम्न है तो साक्षरता भी कम देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं नगरीकरण। अब आपको पता है कि जिस क्षेत्र में नगरीकरण होता है उस क्षेत्र में आपको सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगी और उस क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, साक्षर होते हैं। तो जहाँ पर नगरीकरण के स्तर जितना अधिक मिलेगा वहाँ पर साक्षरता का स्तर भी उतना क्या होगा, उच्च होगा। और जहाँ पर नगरीकरण जितना कम मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, साक्षरता का स्तर भी आपको निम्न देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नगरीकरण क्या होता है, 0 के बराबर होता है या कम होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर निरक्षर होते हैं। जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो भी निरक्षर होते हैं और उनको आगे बढ़ाने में अक्षम होते हैं। उनको जीवन निर्वहन कार्य करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये क्या है, नगरीकरण का स्तर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर क्या है, जीवन स्तर। अब आप लोग ये भी देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी होता है कि उनकी जीवन स्तर क्या करता है, निर्धारित करता है। आपके गांव में ही देखेंगे कि कुछ लोग का जीवन स्तर उच्च है तो उनके घर में सभी क्या दिखेंगे आपको, साक्षर दिखेंगे। और वही साइड वाले उनके घर में देखेंगे तो उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का है। वो क्या करता है, मजदूरी वगैरह करके अपना घर चलाता है, तो उनके घर में देखेंगे कि साक्षरता का स्तर क्या है, निम्न है या 0 है। या उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ने लिखने नहीं जानता या जाता नहीं है। तो ये क्या होता है, जीवन स्तर भी क्या करता है, जो साक्षरता है उसको प्रभावित करता है। आप लोग देखेंगे जो हाई क्लास के लोग हैं उनके जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होता है। और वो लोग, उनके घर में सभी जितने भी होंगे वो सभी साक्षर देखने को मिलेगा आपको। और गांव में देखेंगे तो ज़्यादातर असाक्षर व्यक्ति देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्राविधिक विकास या तकनीकी विकास। आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर प्राविधिकी या प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, साक्षरता दर भी उच्च होता है। और इसके विपरीत हम लोग जहाँ पर तकनीकी विकास कम देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, साक्षरता दर भी कम देखने को मिलता है और न्यूनतम होता है। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं जाति संरचना। तो ये जाति संरचना भी क्या होता है, साक्षरता को प्रभावित करता है। आप लोग देखेंगे कि इस समाज के लोग या इस जाति के लोग ज़्यादातर आगे बढ़ रहे हैं या विकास कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही कार्य क्यों ना करें जिससे हम लोग आगे बढ़ें। ये जो जाति संरचना है ये भी क्या करता है, प्रतिद्वंदता उत्पन्न करता है और साक्षरता को बढ़ावा देता है कि इस समाज के लोग, इस जाति संरचना के लोग इस प्रकार से पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, या हमारे समाज या हमारे जाति के लोग क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो प्रतिद्वंदता की भावना आती है वो भी क्या करता है, साक्षरता दर को बढ़ाता है, यदि उसको सकारात्मक ढंग से ले तब। ठीक।
फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला है समाज में स्त्रियों की स्थिति। अब आप लोग देखेंगे कि जिस समाज में स्त्रियों की दशा उच्च होती है उस समाज में क्या होता है, साक्षरता दर भी आपको उच्च देखने को मिलेगा। और जहाँ पर स्त्रियों की स्थिति दयनीय होता है, निम्न होता है, वहाँ पर आपको साक्षरता दर क्या मिलेगा, एकदम लो मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। ठीक, तो जहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी है वहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर साक्षरता दर उच्च है और यहाँ पर स्त्रियों को क्या दिया जाता है, मान सम्मान से रखा जाता है, स्त्रियों की महत्व वहाँ पर अधिक है। ठीक, पुरुषों के समान माना जाता है। और जिस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा दयनीय है, निम्न स्तर के है, उस क्षेत्र में आपको साक्षरता दर कम देखने को मिलेगा, या पढ़ा लिखा तो रहेंगे लेकिन साक्षर नहीं रहेंगे वो व्यक्ति। ठीक, तो ये है आप लोग का। फिर अगला चलते हैं नेक्स्ट में। अगला है यातायात एवं संचार के साधन। आप देखेंगे कि आपको साक्षर होने के लिए किसी संस्था में जाना पड़ेगा, स्कूल वगैरह में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके यातायात और संचार के साधन भी होने चाहिए, जिसके माध्यम से आप लोग उस स्रोत तक पहुंच सके जिससे आपको साक्षरता प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। तो ये जो संचार और यातायात की यदि व्यवस्था नहीं होता तो आप लोग क्या हो जाते हैं, जो शिक्षा और साक्षरता है उससे वंचित हो जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में संचार यातायात की जो स्रोत है या साधन है वो क्या है, अधिक है, वहाँ पर साक्षरता दर अधिक देखने को मिलेगा। और जहाँ पर कम है वहाँ पर साक्षरता दर आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर जुड़ाव के कोई साधन नहीं होता संस्थाओं से, वहाँ पर क्या रहते हैं, लोग अलग थलग रहते हैं, बिखरे हुए से रहते हैं। तो ये यातायात एवं संचार के साधन भी क्या करता है, साक्षरता दर को या साक्षरता को प्रभावित करता है। फिर है सरकारी नीति। तो आप लोग देखेंगे कि जो सरकार की नीति है वो भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। जैसे कि आपको पता है पहले के लोग क्या करते थे, आपके गांव में 2 ही या 3-4 लोग गिन के पढ़ते थे। जैसे ही सरकार ने क्या लागू किया, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू किया, वैसे ही क्या किए, सभी अपने एक एक बच्चे को, दो दो बच्चे को भेजने लगे। सभी बच्चों को नहीं भेजे तो कुछ बच्चों को भेजने लगे और कुछ बच्चों को कार्य में लगाने लगे। फिर क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार के जो ये जो निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मध्याह्न भोजन देना वगैरह विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं देने लगे स्कूलों में, तो वो क्या करने लगे, अपने सभी बच्चों को फिर स्कूलों में भेजने लगे कि हमको कोई फीस नहीं देना रहता, निःशुल्क है शिक्षा जो है वो, और खाने वगैरह का सभी की व्यवस्था है स्कूलों में करके। तो ये क्या होता है, जो सरकारी नीति है ये भी क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो शिक्षा का साक्षरता का स्तर को उसको प्रभावित करता है। आप लोग देखेंगे कि जब से ये जो सरकार का विकासशील देशों में अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सहायता कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तब से गाँव में साक्षरता दर थोड़ा उच्च हुआ है या विकास देखने को मिला है। नहीं तो पहले क्या करते थे लोग, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम करने के लिए ले जाते थे साथ में। तो ये क्या है, सरकारी नीति भी उसको निर्धारित करता है। तो ये हो गया साक्षरता होता क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।